उत्पादन संभावना वक्र हमें जब बताया जाता है तो हमें बिल्कुल समझ में नहीं आता। तो क्या वैसे कारण है? वो कारण है कि हम उसके पीछे के कुछ टॉपिक को छोड़ देते हैं और हमें स्कूल में या कोचिंग में कुछ भी हो, वहाँ पर हमें डायरेक्ट ही उत्पादन संभावना वक्र के बारे में बताया जाता है। लेकिन ऐसे उत्पादन संभावना वक्र इस तरीके से समझ नहीं आने वाला। जब तक हम उसके पीछे का इतिहास नहीं जान लेते तब तक हमें उत्पादन संभावना वक्र तो समझ में आएगा ही नहीं, क्योंकि ये टॉपिक जो है ये जैक के द्वारा जो एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और वहीं अब हम जानते हैं तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल आर्ट्स के जीनियस में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अर्थव्यवस्था एवं उसकी केंद्रीय समस्याओं के बारे में, जिसमें हमने फोकस करेंगे कि उत्पादन संभावना वक्र के बारे में, क्योंकि यही हमारा एग्जाम की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण टॉपिक बनता है और इसी से ऑब्जेक्टिव टाइप्स के भी प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले मैंने जैसे बताया कि इन टॉपिक्स को भी जानना जरूरी है, लेकिन उसी से सबसे पहले केंद्रीय समस्याओं को जानने के लिए सबसे पहले हमें अर्थव्यवस्था एवं उसकी केंद्रीय समस्या जानने के लिए अर्थव्यवस्था को अध्ययन करना होता है। तो सबसे पहला हमने टॉपिक लिखा है अर्थव्यवस्था क्या है, उसके प्रकार क्या है। तो इसके प्रकार क्या है इसके बारे में हम अर्थव्यवस्था के प्रकार को जानने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अर्थव्यवस्था होती क्या है, क्योंकि इसमें ही आपका आंसर छिपा हुआ है कि अर्थव्यवस्था के प्रकार को किस प्रकार से विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले लिखा है यहाँ पर, देखिए, एक अर्थव्यवस्था ऐसी व्यवस्था को प्रदर्शित करती है, एक अर्थव्यवस्था ऐसी व्यवस्था को प्रदर्शित करती है जिसके अंतर्गत उस क्षेत्र के व्यक्ति अपनी आजीविका अर्जित करने के लिए भिन्न भिन्न आर्थिक क्रियाएं करते हैं। यानी कि कमाने खाने के लिए जिन जिन क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं उस क्षेत्र में किस प्रकार से आजीविका को बांटा गया है, आजीविका के लिए किस प्रकार से कामों को बांटा गया है, इसके बारे में। अब भिन्न भिन्न आर्थिक क्रियाएं हैं, जैसे कि पिछले कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा कि प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं, तृतीय क्रियाएं, जिसमें सेवा क्षेत्रक होते हैं, फिर होता है विनिर्माण क्षेत्र होता है, फिर प्राथमिक क्षेत्र में जैसे कृषि कार्य होता है। उसी प्रकार से किस प्रकार से जो है आजीविका को बांटा गया है उसका है अध्ययन अर्थव्यवस्था के अंतर्गत करते हैं हम। क्योंकि ये इकोनॉमिक्स चैप्टर है, इसे थोड़ा समझना बहुत आसान है। लेकिन व्यवस्था के प्रकार है 3 प्रकार: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। जो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, अब ये तो हम समझ गए मिश्रित लेकिन अब हम इसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन एक हिंट होता है ना कि भारत की अर्थव्यवस्था इस प्रकार की है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। और इस दोनों प्रकार के बारे में भी हमने पढ़ा था राजनीतिक विज्ञान के पहले चैप्टर में कि शीत युद्ध जब हुआ था तो किसके बीच में युद्ध हुआ था? तो विचारधारा के युद्ध था कि पूंजीवादी और अर्थव्यवस्था अपनाई जाए या समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाई जाए। वहीं ये अमेरिका ने अपनाया था और समाजवादी अर्थव्यवस्था सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था थी। अब हम एक एक करके विस्तार से जानेंगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। उतने भी विस्तार से नहीं, लेकिन इतने विस्तार से कि आपको ये दिल से निकली आवाज मन तक जाती है, तर्क से निकली आवाज बुद्धि तक जाती है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ऐसी व्यवस्थाएं या ऐसी विशेषताएं जिस अर्थव्यवस्था में होगी वो पूंजी अर्थव्यवस्था होगी। नंबर 1, निजी संपत्ति, यानी कि उद्योगपति का बेटा, अगर उद्योगपति मर जाता है तो उद्योगपति के बेटे को पूरा उद्योग मिल जाता है। संपत्ति का अधिकार, निजी संपत्ति उत्तराधिकारी का इसमें रहता है। फिर दूसरा, आर्थिक स्वतंत्रता, यानी उपभोग की स्वतंत्रता और विनिमय की स्वतंत्रता आदि स्वतंत्रता है जिसमें हो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तीसरा है राज्य का हस्तक्षेप एवं मुक्त व्यापार, यानी खुली अर्थव्यवस्था जिसमें कहते हैं, यानी सरकार का कोई हस्तक्षेप ना हो, जिसमें सरकार कोई बाधा ना डाल सकती है, वो होगी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। नंबर 4, प्रतियोगिता हो, जिसमें कंपटीशन हो लोगों में, दोनों के जैसे कोई उद्योग है तो दोनों उद्योग में बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट बनाने का जो कंपटीशन है वो हो, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कीमत संयंत्र, स्वतः कीमत संयंत्र हो, जिसमें से कीमत को
लाभ और हानि के द्वारा नापा जाता है, उसमें कीमत संयंत्र जिसमें हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। आप जाते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। सामाजिक स्वामित्व, सबसे पहला विशेषता है इसका सामाजिक स्वामित्व, यानी साधन का किसी खास तबके के खास लोगों का अधिकार ना होकर बल्कि पूरे समाज का अधिकार हो जिन साधनों पर, उसे हम कहेंगे सामाजिक अर्थव्यवस्था। इसमें लिखा भी है कि उत्पत्ति के साधनों पर समाज का स्वामित्व है। इन साधनों का प्रयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए ना होकर सामाजिक लाभ के लिए किया जाता है। दूसरा, आर्थिक स्वतंत्रता की अनुपस्थिति। पहले में हमने जाना कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्वतंत्रता की उपस्थिति होती है, इसमें अनुपस्थिति होती है, यानी कि उपभोग चयन की स्वतंत्रता जो होती है इसमें नहीं होगी। प्रतियोगिता की अनुपस्थिति, यहाँ पर कंपटीशन नहीं होते हैं, सामाजिक अर्थव्यवस्था में कोई कंपटीशन नहीं, इसलिए इसे हम कहेंगे सामाजिक अर्थव्यवस्था। अब हम तीसरे के बारे में जानेंगे, जो हमारे भारत देश की भी ऐसी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों इसमें सम्मिलित होते हैं। अब इसकी विशेषताएं क्या होती है ये आप कमेंट में करेंगे, ये आपका होमवर्क है, आपको कमेंट करना है भारत की अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या क्या है, ठीक है। हम देखने वाले हैं कि आर्थिक समस्या क्या है। अर्थव्यवस्था के बारे में हमने जाना कि किस प्रकार अर्थव्यवस्था के प्रकार है। सबसे पहले हमने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में जाना, फिर जाना समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में, फिर भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में जाना, मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में। अब हम जानेंगे अपना टॉपिक। पहले हमने जाना था कि अर्थव्यवस्था क्या है, फिर अब हम जानेंगे अर्थव्यवस्था की आर्थिक समस्या क्या है। तो आर्थिक समस्या, सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है कि आर्थिक समस्या चुनाव की समस्या है। अब कैसे आर्थिक समस्या चुनाव की समस्या, ये भी आपको हम समझाने वाले हैं। हमारे पास आवश्यकताएं अधिक है और संसाधन सीमित है, यानी तो हमें ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ता है जब साधन सीमित है और हमारी आवश्यकताएं असीमित है, तो ऐसे में हमें बेहतर से बेहतर चीज़ों का विकल्प आता है कि किसे हम चुनें। यही चुनाव की समस्या है, चयन की समस्या ये इसी से उत्पन्न होती है कि हमारे पास आवश्यकताएं अधिक है, यानी हमको जो दीजिए, यानी हम ढेर सारी वस्तुओं का उपभोग करना चाहते हैं, लेकिन उपभोग की वस्तुएं सीमित है, तो ऐसे में ही चयन की समस्या आती है कि हम किसे चुने, बेहतर से बेहतर चुनने का प्रयास करते हैं। दूसरा है साधनों के बचत पूर्ण प्रयोग की समस्या, यानी इसी से जुड़ी हुई है कि किस प्रकार से साधनों का बेहतर से बेहतर उपयोग करें ताकि साधनों का बचत पूर्ण प्रयोग हो। तीसरा है चयन की समस्या, जैसे बताया ही गया था, ऊपर का ही टॉपिक है चयन की समस्या, यही आर्थिक समस्या है, यही इसकी परिभाषा भी कहलाती है कि हमारी आवश्यकताएं अधिक है और संसाधन उसकी अपेक्षा संसाधन सीमित है, तो ऐसे में बेहतर से बेहतर चुनने का प्रयास होता है, तो इसी को चयन की समस्या कहते हैं। यही चयन की समस्या। आर्थिक समस्या की परिभाषा क्या है, देखिए लिखा है, आर्थिक समस्या मूलतः चयन की आवश्यकता से उत्पन्न होने वाली समस्या है। जैसा मैंने बताया वही लिखा है, यह वह चयन है जिसमें वैकल्पिक उपयोगों वाले सीमित संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। जो मैंने बताया वही है, यह संसाधनों के मितव्यापी उपयोग की समस्या, यानी किस प्रकार से इसके बेहतर ढंग का उपयोग किया जाए, बेहतर से बेहतर का चयन किया। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं हमारा टॉपिक आते जा रहा है, फिर हमारा टॉपिक चौथा है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। तो अर्थव्यवस्था में तीन जो होती है, तीन मौलिक समस्याएं होती है। सबसे पहले तो ऐसे किया जाता है कि क्या, कैसे, किसके लिए, लेकिन इसी को मैंने आपको समझ में आए ये समस्याएं और आप परीक्षा में लिख सकें, इसके लिए मैंने और आसान किया है कि क्या उत्पादन किया जाए, उत्पादन कैसे किया जाए, उत्पादन किसके लिए किया जाए, यही तीन समस्याएं हैं अर्थव्यवस्था में। तो ये समस्या क्या दर्शाती, देखिए, क्या उत्पादन किया जाए यानी चयन की समस्या, क्या उत्पादन करें, ये चयन की समस्या को दर्शाती है। उत्पादन कैसे किया जाए यानी तकनीक की समस्या, यानी कैसे करें, आग से करें या मशीन से करें या हाथ से करें, कैसे करें, यानी तकनीक की समस्या। परीक्षा में भी पूछा गया था।
फिर तीसरा, उत्पादन किसके लिए किया जाए, किसके लिए करें, यानी वितरण की समस्या। हम किसके लिए करें, अपने ग्राहक के लिए करें या अपने ऊपर जो होता है ना उद्योगपतियों के लिए करें या लोगों के, किसके लिए करें। तो ये होता है वितरण की समस्या। ये वितरण की समस्या को दर्शाती है। अब हमारे चैप्टर का मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, इसे आप अंत तक देखें क्योंकि यही एक टॉपिक है जिसे हर परीक्षा में पूछा जाता है और खास करके जैक के द्वारा हर साल इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव कोई ना कोई प्रश्न पूछा ही जाता है। तो इसके ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो उत्पादन संभावना वक्र में हम क्या जानने वाले हैं, ये उत्पादन संभावना वक्र की हम विशेषता जानेंगे। उससे पहले हम रेखीय प्रदर्शन जानेंगे ताकि आपको जो उत्पादन संभावना वक्र का विशेषताएं है उसे समझने में आसानी हो। तो चलन संभावना वक्र का रेखीय प्रदर्शन करने के लिए सबसे पहले हमें एक सारणी बनानी होगी। इसे हम 3 कॉलम में बांट देते हैं। देखिए, एक, ये हमने डायग्राम बना लिया। इस आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि उत्पादन संभावना वक्र की हमने परिभाषा नहीं जानी है, लेकिन परिभाषा तभी आपको समझ में आएगी और इसकी विशेषता भी सभी समझ में आएगी जब हम इसे रेखीय प्रदर्शन करके आपको दिखाने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, विकल्प दिया गया है, यानी किसी का नाम है ए जो गेहूं का उत्पादन करता है 1,00,000 टन में और यहाँ 1000 इकाई मशीन का है। तो अगर वो गेहूं का 0,00,000 टन की इकाई का गेहूं का उत्पादन करता है तो मशीन की 1000 इकाई 50,000 इकाई का उत्पादन करेगा। अगर हम गेहूं में 0 से बढ़ोतरी करते हैं, अगर हम गेहूं का उत्पादन 1,00,000 टन गेहूं का उत्पादन करते हैं तो वही मशीन के उत्पादन में 5,000 इकाई की कमी आती है। तो वहीं अगर हम 2,00,000 टन गेहूं का उत्पादन करते हैं तो वही मशीन में 35,000 इकाई मशीन का उत्पादन होता है। वहीं अगर इसके जैसे जैसे हम मशीन की 1000 इकाई का उत्पादन घटाते हैं वैसे ही गेहूं का उत्पादन बढ़ता चला जाता है। तो उत्पादन संभावना वक्र की परिभाषा भी क्या बनती है कि जब उत्पादन संभावना वक्र 2 या 2 से अधिक वस्तुओं के उत्पादन की संभावना को प्रकट करती है या उन संयोगों को प्रकट करती है। जैसे यहाँ पर जब मशीन की 1000 इकाइयों को जब घटाया गया तो वहीं गेहूं की 1,00,000 टन में वृद्धि हुई। अगर हम पीछे से देखते हैं तो उसी का अपोजिट होता है। अब हम इसका रेखीय प्रदर्शन है उसके बारे में इसी से हम बनाएंगे। मैंने इसके लिए जो 10th क्लास में हमने पढ़ा था कि y अक्ष x अक्ष होता है उसे मैंने लिख लिया। नीचे की x अक्ष में हमने गेहूं के 1,00,000 टन इकाई लिखा है, 1,00,000 टन लिखा, और वहीं पर y अक्ष में हमने मशीन की 1000 इकाइयों को लिखा है। तो अगर गेहूं का 0 उत्पादन होता है 0,00,000 टन तो वहीं मशीन का 50 इकाई उत्पादन होता है। इसके बारे में हमने जाना है, इसे समझाने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। देखिए हम यहाँ पर पॉइंट करेंगे, टिक करेंगे, क्यों करेंगे आप जानते होंगे। यहाँ पर x अक्ष में 0 यहाँ है, 0 यहाँ है, 50 y अक्ष में यहाँ है, तो मशीन का 50 यहाँ पर है। फिर उसके बाद गेहूं का उत्पादन होता है 1 और मशीन का 45, तो यहाँ 45 यहाँ है, 1 यहाँ है। तो ऐसे करने वाले, इसके सीधे में हम ऐसे लेंगे। फिर ये हमारा हुआ, फिर है 2, 35, गेहूं 2 है, फिर यहाँ 35 है, ये ऐसे करने वाले हैं। अब हम इससे बनने वाले जो आकृति है उसे हम मिला देते हैं। देखिए ऐसे मिलाएंगे। इंच से बनाते ना तो अच्छा होता है, इसमें अच्छा से नहीं बना, लेकिन ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। ठीक, अब इससे विशेषता क्या है। अब हमने बताया था कि जब हम रेखीय प्रदर्शन कर लेंगे उसके बाद ही इसके बाद इसकी विशेषता के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसकी विशेषता इससे क्या झलकती है, देखिए सबसे पहले उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं, यानी देखिए किस उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं नीचे की तरफ गिरता है। देखिए बाएं, हमने यहाँ से
अब इस रेखीय प्रदर्शन से हमें क्या विशेषताएं झलकती है? तो सबसे पहली विशेषता ये है कि उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं नीचे की तरफ गिरती है। दूसरी विशेषता है कि उत्पादन संभावना वक्र का ढाल मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। नतोदर ये होता है, इसे कहते हैं नतोदर, इसे कहते हैं अवनतोदर। जैसे हमने क्लास 10 में पढ़ा था ना, अवतल लेंस उत्तल लेंस, वही इसी में भी जानना है कि उत्पादन संभावना वक्र का ढाल नतोदर होता है, इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो इसमें हमने किस प्रकार से उत्पादन संभावना वक्र का, तो आज के लिए हमारे चैनल में इतना ही। अब हम आगे के चैप्टर को आगे की वीडियो में जानेंगे। इनसे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।